हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज का वीडियो सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपनी किसी स्टेट की टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को काफ़ी अच्छे से करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पियाजेस 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों हम यहाँ पर पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार मैं अपने चैनल पर इस टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ देख लो, प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस जो है मिल जाएंगी। ओके, तो चलते हैं कि जो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो क्या था, कितनी स्टेजेस इन्होंने दी है। और लास्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया था वो उसमें मैंने आपको एसिमुलेशन, एक्युमुलेशन इन 2 टर्म्स के बारे में काफ़ी अच्छे से विस्तार से, और तीसरा टर्म मैंने वहाँ पे आपको समझाया था स्कीमा। ये 3 टर्म्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आई होप कि वो चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, और क्योंकि एग्ज़ाम में एसिमुलेशन और एक्कोमोडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस इसमें हम कवर करने वाले हैं, और 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, ये बच्चा आप देख पा रहे हो। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं जो अपने सेंसेस के जरिए सीखते हैं, उन बच्चों के बारे में पियाजे ने इस स्टेजेस में बताया हुआ है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ऑफ कोर्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 स्टेज को। और जो तीसरा जो स्टेज होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का होता है, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है उसमें। और फिर फाइनली जो 4th स्टेज आती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि एडोलेसेंस की स्टेज होती है। ठीक है, 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूँ पहली 2 स्टेज। हम 2 स्टेज को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर फर्स्ट स्टेज को मैं एक्सप्लेन करता करता मुझे लगा कि भाई हाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं वीडियो को कट कर दूंगा, और जो सेकंड स्टेज है वो आएगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो स्टेज हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजे की वो है इन्फेंसी, या फिर इसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, सबसे पहले ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद उसका जो एज ड्यूरेशन है, जो एज ग्रुप है, आपको वो चीज़ याद रखनी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है, इस टाइम पीरियड में जो बच्चा होता है बच्चों, वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर रहता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। और यहाँ पे बच्चा जो है बहुत ही छोटा होता है, इन्फेंट होता है, इसलिए इसको हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। इन्फेंसी तो 0 से 2 साल, ये अपने आप दिमाग में रखें, 0 से 2 साल। अब जो सोचना है बच्चों वो आपको 0 से 2 साल के बीच में सोचना है। देखो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि पियाजे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सारी जो अपनी थ्योरी है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू दी है, तो उन्होंने अपने बच्चों पे ऑब्जर्वेशन जो है उन्होंने लगाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स वहाँ से कलेक्ट किए। 0 से 2 साल। अब 0 से 2 साल में बच्चा क्या क्या करता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए वो 0 से 2 साल के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। तो दोस्तों स्टार्ट कर जाए। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि सेंसरी मोटर स्टेज मतलब सेंस। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना बच्चों, ये सेंसरी, सेंसरी का मतलब है सेंस। तो सेंस क्या होती है बच्चे की? तो बच्चे की जो सेंस होती है वो होती है सीइंग, देखना, हियरिंग, सुनना, मूविंग, टचिंग, टेस्टिंग, और भी बहुत सारी। तो बच्चों जब बच्चा इस एज ग्रुप में रहता है तो वो जो सीखता है वो ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा ट्यूटर उसको समझाता है, कोई टीचर आके समझाता है।
वो सीखता है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेंसेस के बलबूते। बच्चा जब छोटा होता है 0 से 2 साल, तो बोल तो सकता नहीं, वो देख पाएगा, देखेगा। अगर आप उसके सामने पेन लेके जाओगे ना, पेन या फिर कोई भी मोबाइल, या फिर आप मोबाइल स्टार्ट कर दो, आप देख रहे हो यूट्यूब देख रहे हो उसके सामने, तो वो जो है उसकी आंखें उस स्क्रीन को देखेंगी, जिसे प्रूव होता है कि बच्चा देखता है, हियरिंग, सुनता है। धीरे धीरे वो वर्ड्स को ग्रैब करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे, क्योंकि जब वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा प्री ऑपरेशनल वाली में, तो कुछ कुछ वर्ड्स वो बोलना स्टार्ट करता है, जैसे मम्मा, पापा, चाचा, इस तरीके से बोलना स्टार्ट कर देता है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, यानी कि चाची, तो वहाँ पे थोड़ा सा डगमगाएगा, लेकिन जो सीधे सीधे हैं, जो आ के डंडे वाले हैं, जैसे मामा, पापा, इस तरीके से। टचिंग, छूना, बच्चा छूता है, टच करता है। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसके हाथों में दो, वो उसको टच करेगा, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि बच्चों के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है, उसको वो कैच करने की कोशिश करता है। ओके। टेस्टिंग, उसको टेस्ट का भी पता चलता है। ये चीज़ प्रूव हो सकती है कि बच्चे को जब आप दूध पिला रहे हो, फीडिंग करा रहे हो बच्चे की, तो एक होता है फीका दूध, और एक होता है उसमें आप चीनी मिला दो थोड़ी सी, तो जिसमें चीनी मिली होगी, जो मीठा मिल्क होगा, वो उसको बच्चा थोड़ा सा मन लगा के पिएगा, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके। तो धीरे धीरे ये पता चलता है कि बच्चा जो है धीरे धीरे सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, ऐसा पियाजे का मानना था। पियाजे कोल्ड ईच स्पेसिफिक वे ऑफ नोइंग ए स्कीम। अब पियाजे ने कहा कि भाई जो बच्चे की जो हरकतें हैं, बच्चे की जो एक्टिविटी हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को जानने के लिए होती है। वो स्कीमास, अपने दिमाग में स्कीमास बिल्ड कर रहा है ना, उसको जानने के लिए होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इन्फेंट डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये काफ़ी एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट वेदर द बेबी परसीव्स देम और नॉट। बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग होती है, याद रखो सेंसरी मोटर स्टेज की बात हो रही है, कि बच्चे की एक अंडरस्टैंडिंग होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। बच्चा जब इसी एज ग्रुप में होता है, तो बच्चे के सामने जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, तो बच्चा ये समझता है कि आइडेंटिटी केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट की है जो मेरे सामने है। सपोज करो आपने बच्चे को मोबाइल दिखाया, तो बच्चा उस मोबाइल को कैच करेगा, पकड़ेगा, टच करेगा, जो भी बच्चा करना चाहता है उस मोबाइल के साथ। अब जैसे ही उस मोबाइल को आपने उसकी आंखों के सामने से हटा लिया, मान लो कहीं साइड में रख दिया, तो बच्चा उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस मोबाइल के बारे में भूल जाएगा। बच्चा ये सोचेगा कि यार वो मोबाइल मतलब उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है लाइफ में, वो था ही नहीं ऑब्जेक्ट। बच्चा नहीं रोएगा। अगर आपने मोबाइल उसके हाथों से छीन के साइड में रख दिया, तो बच्चा कुछ भी नहीं कहेगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे के सामने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तब तक उनकी आइडेंटिटी को महसूस करेगा। जैसे ही आपने उसको हाइड कर दिया, छुपा लिया, गायब कर दिया या ले लिया बच्चे से, बच्चा समझेगा कि ऑब्जेक्ट तो था ही नहीं उस लाइफ में, मेरी लाइफ में वो उसके बारे में पूछेगा भी नहीं, वो आई मीन वो देखेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। और वापस उस मोबाइल को अगर उसके आंखों के सामने ले आए, तो हंसेगा, और जैसे ही आपने उसको फिर से छुपा दिया, तो फिर वो इधर उधर जो है फोकस करेगा, मोबाइल पे उसका फोकस हट जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, इस स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। ये क्वेश्चन आता है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, कौन सी प्याजे की कौन सी स्टेज में पाया जाता है। देखो, जैसे बच्चा धीरे 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 ओल्डर इन्फेंट बनता है। ओल्डर इन्फेंट क्या होता है बच्चों? एक ऐसा इन्फेंट जो थोड़ा सा बड़ा हो गया, मान लो 12 महीने का हो गया या 18 महीने का हो गया। अब 18 महीने का हो गया तो वो थोड़ा सा ओल्डर इन्फेंट है।
मतलब है तो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ही, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 0 से 2 साल है। तो 18 महीने का बच्चा थोड़ा सा ओल्डर इन्फेंट माना जा सकता है, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, वो धीरे 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 इस ऑब्जेक्ट परमानेंस को डेवलप कर लेगा। ठीक है, अब बच्चा थोड़ा सा ओल्डर इन्फेंट है तो वो ये समझेगा कि हाँ भाई मोबाइल मेरे सामने भी है और मोबाइल को छुपा लिया इन्होंने, तो वो जो है वो मोबाइल स्टिल एग्जिस्ट करता है लाइफ में, ठीक है, वो स्टिल उसका आइडेंटिटी है, वो गायब नहीं हुआ है, वो छुपा लिया गया है, वो इस चीज़ को समझेगा। इवन 18 महीने तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिए। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा 5 या 6 महीने का है तो 5 या 6 महीने का बच्चा भी समझ जाता है, क्योंकि 5-6 महीने का भी बच्चा समझ जाता है, इवन 10 या 11 महीने का बच्चा भी समझ जाता है। जैसे मेरे घर में एक बच्चा है, वो लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर का है, 12 महीने का है, तो वो मोबाइल के पीछे ज़्यादा रोता है। तो मोबाइल जैसे उसने हाथों में देख लिया तो वो रोएगा कि मोबाइल मुझे दो, मैं इसमें वीडियो देखूंगा, यूट्यूब देखूंगा, जो भी बच्चों की कार्टून वीडियोस होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मोबाइल आपने झट से अगर उसको छुपा लिया तो बच्चा रोएगा। वो रो क्यों रहा है? क्योंकि उसको पता है कि भाई इसके हाथ में जो है इसकी एग्जिस्टेंस है लाइफ में। ठीक है, तो बच्चों को पागल हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो थोड़े से भी ओल्डर इन्फेंट जो बच्चे होते हैं वो उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस की कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, दिस पीरियड ऑल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ए गोल डायरेक्टेड एक्शन। देखो ये यहाँ पे अब ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों यही पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। गोल डायरेक्टेड एक्शन, फॉर एग्जाम्पल द कंटेनर टॉय फॉर बेबीज इज यूजली प्लास्टिक विद लिड एंड कंटेन सेवरल कलरफुल आइटम्स। मान लो एक बच्चे के पास एक कंटेनर है, मान लो इसके अंदर खिलौने पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो खिलौना है बच्चा अगर बहुत ही छोटा हुआ तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा उस कंटेनर को उठाना, उसके लिड को ओपन करना और सारे खिलौने उस कंटेनर से बाहर निकालना। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए स्मॉलर इन्फेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि गोल डायरेक्टेड एक्शन हो जाता है, जैसे बच्चा धीरे धीरे ओल्डर इन्फेंट में कन्वर्ट होता जाता है। बच्चा जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा उसे पता होगा, अगर एक ओल्डर इन्फेंट को साथ में ले आए तो वो ओल्डर इन्फेंट क्या करेगा, सबसे पहले उस डब्बे को उठाएगा और फिर उसके ढक्कन को ओपन करेगा और कंटेनर को फिर जो है वो उल्टा कर देगा, अपसाइड डाउन, एंड देन अगर कोई आइटम उसमें फंसा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है खिलौना, तो उसको शेक करेगा अगर आइटम जैम हो चुका है, और फिर उस आइटम से सारे खिलौने नीचे गिर जाएंगे और उन सारे खिलौनों को वो देखेगा। ठीक है, ये जो एक एक्शन परफॉर्म किया है उस बच्चे ने, ओल्डर इन्फेंट की बात हो रही है बच्चों, दिस इज गोल डायरेक्टेड एक्शन। इसको हम गोल डायरेक्टेड कहते हैं कि उस बच्चे को खोलना आ गया और उस बच्चे को खिलौने निकालने आ गए, तो ये एक प्रकार का गोल था उस बच्चे का जो कि उसने सीख लिया एज द टाइम पासिंग बाय। यहीं पर जो बच्चा स्मॉलर होगा, जो बच्चा फर्स्ट टाइम उसमें से खिलौने निकालने की कोशिश करेगा, उससे ये एक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारी जो वो एफर्ट लगाएगा उसके बाद ही वो, बहुत सारी ट्राई के बाद, अटेम्प्ट के बाद इस स्टेज पे वो आ सकता है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जिसमें बच्चे का गोल रहता है कि हाँ भाई यहाँ तक मेरे को, इस स्टेज तक इस टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो क्या होता है कि लोअर स्किल होती है बच्चे के अंदर, यहाँ पे देखो लोअर स्कीम लिखा हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे उसको वो ऑर्गेनाइज कर लेता है हायर लेवल स्कीम के अंदर। ओके, द चाइल्ड इज सून एबल टू रिवर्स दिस एक्शन बाय रिफिलिंग द कंटेनर। अब यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड जो है इस एक्शन को रिवर्स करना भी जान लेता है कि भाई खिलौने तो निकाल दिए, अब सारे खिलौने को रिफिल करना है कंटेनर के अंदर। तो चाइल्ड जो है इस चीज़ को भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो कर लेता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है क्योंकि रिवर्स एक्शन हो रहा है, रिवर्स एक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा उसके लिए, तो इस चीज़ में मास्टरी करने के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लर्निंग टू रिवर्स एक्शन इज ए बेसिक accomplishment of the sensory motor stage, but learning to imagine
द रिवर्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेक्स मच लॉन्गर। मतलब एक ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना। देखो, अगर खिलौने सारे निकालने हैं कंटेनर से तो सबसे पहले उसका ढक्कन ओपन करना पड़ेगा, तो ये एक ऑर्डर है। अगर उस बच्चे ने ढक्कन ओपन नहीं करा और डब्बे को उल्टा कर दिया तो खिलौने निकलेंगे कहाँ से? तो एक ऑर्डर उसको जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है। लेकिन रिफिलिंग करना, रिवर्स एक्शन करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक ओल्डर इन्फेंट के लिए भी। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है बच्चा उस चीज़ को भी सीख लेता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट स्टेज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, एक्सप्लेनेशन दी। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो सेकंड स्टेज है अपनी, उस स्टेज को हम बोलते हैं द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बीच में चलती है। और इस स्टेज को कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड टू अर्ली एलिमेंट्री ईयर्स। मतलब चाइल्डहुड की तो अर्ली स्टेज है और जो एलिमेंट्री ईयर्स है वो उसकी भी अर्ली स्टेज है। एलिमेंट्री 7th 8th तक जो बच्चा जाता है, एलिमेंट्री लेवल होता है वो। तो चाइल्डहुड की अर्ली स्टेज और एलिमेंट्री लेवल की भी वो अर्ली स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दोस्तों बच्चा जो है अब वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड होल्डर होगा इस स्टेज में, एज कंपेरेटिवली सेंसरी मोटर स्टेज। क्योंकि वहां तो वो सेंसेस के जरिए सीख रहा था, वो देख के सीख रहा था, टच करके सीख रहा था, टेस्ट करके सीख रहा था। लेकिन यहाँ पे बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में मास्टरी करके आता है। तो अब थोड़ा सा वो, मैं एडवांस नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी एडवांस स्टेज में वो आ जाता है। अब बच्चा यहाँ पे सीखता है सिंबल्स के बारे में, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी मैं आपको बता दूं बच्चों क्वेश्चन आता है, तो मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। सिंबल्स के बारे में वो डेफिनेटली जो है वो पूछता है क्वेश्चन में कि सिंबल्स की जो एबिलिटी है, जो सिंबॉलिक एबिलिटी है, वो कौन सी स्टेज में आती है। द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल्स, वर्ड्स, गेस्चर्स, साइंस, इमेजेस एंड सो ऑन इज ए मेजर एक्म्प्लिशमेंट ऑफ द प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो यहाँ पे बच्चा क्या है, सिंबल्स के बारे में, वर्ड्स के बारे में, गेस्चर, साइन, ठीक है, साइन देना, साइन दे के अपनी टास्क को परफॉर्म कराना। जैसे मान लो एक बच्चा भूखा है तो वर्ड्स उसको बोलना आ गया है तो वो आपको बोतल दिखा सकता है, अगर मान लो अगर उसको दूध पीना है तो वो बोतल आपकी तरफ करेगा, खाली बोतल आपकी तरफ करेगा। तो ये एक्शन, ये साइन देना वो समझ जाता है। ठीक है, इमेजेस, बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों की जो किताबें होती हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली, तो उसमें या फिर ANR वाली, हिंदी की जो ग्रामर वाली होती है और जो इंग्लिश की होती है अल्फ़ाबेटिकल वाली, तो उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, उसका एक अल्फ़ाबेट का मीनिंग, एक वर्ड फॉर्म हुआ होता है, जैसे F मतलब फिश, और फिश की पिक्चर भी होती है। तो बच्चा सारी सेंसेस को समझ के जब उसके दिमाग में काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें रहती हैं। एंड मूव्स चिल्ड्रन क्लोजर टू मास्टरिंग द मेंटल ऑपरेशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। अब इस स्टेज में देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा जो है धीरे धीरे मेंटल ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, अपने दिमाग को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करता है। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट कर देता है, और वो प्रिपेयर होता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज, फॉर द नेक्स्ट स्टेज। द एबिलिटी टू वर्क विद सिंबल्स सच एज यूजिंग द वर्ड फिश। अब देखो यहाँ पे, अब आपने देखा होगा बच्चा जो है एक चौक को ले लेगा और जो है उससे चित्र बनाएगा, पिक्चर्स फॉर्म करेगा। आपने देखा होगा, पूरे हमारे घर में एक बच्चा है, मेरा ही भतीजा है, 2 से 7 साल की स्टेज में चल रहा है, और हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे वो जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में चल रहा है इस टाइम। उसकी जो एज है वो 5 साल है। तो मैं उसको देखता रहता हूँ, वो चौक लेता है और पूरे घर को
घर पे उसने चौक चलाए हुए हैं, आई मीन दरवाज़ों पे, जहाँ जहाँ पे उसको दीवार मिलती है वहाँ पे उसने चौक चलाए हुए हैं। और चित्र जो है, पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करता है। सबसे ज़्यादा पिक्चर वो बनाता है शिव जी भगवान की, सबसे ज़्यादा पिक्चर वो फॉर्म करता है उसकी। यूट्यूब पे जब देखता है तो बोलता है कि मेरे लिए शिव जी भगवान की ड्राइंग जो है वो बना दो जिसमें कलर फिल करते हैं। बच्चा सिंबल्स, अच्छा इस स्टेज में बच्चा बोलना भी सीखता है क्योंकि वर्ड्स के साथ वो प्ले कर रहा है। तो बच्चों ये मेंटल एबिलिटी है। वर्ड्स के साथ जब हम प्ले करते हैं या हम बोलने की कोशिश करते हैं या वर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में, तो हम माइंड इन्वॉल्व कर रहे हैं। इट मीन्स ये एक मेंटल एक्शन हो गया, ठीक है, कॉग्निटिव से आप कह सकते हैं कनेक्टेड हो गया। तो बच्चा इस स्टेज में जो है मेंटल ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। This ability to work with symbols such as using the word fish or a picture of fish to represent a real fish that is not actually present is called the सिमोइटिक फंक्शन। इसको सिमोइटिक फंक्शन कहते हैं। वो थोड़ी देर पहले मैं एक बात आपको बता रहा था कि बच्चे की जो बुक होती है उसमें एक वर्ड होता है और साथ में जो है उस वर्ड की पिक्चर भी होती है। तो इसे सिमोइटिक फंक्शन है। बच्चों को पढ़ाया जाता है सिमोइटिक फंक्शन को दिखा के, आई मीन सिमोइटिक फंक्शन को यूज़ करके, कि बच्चा जो है वर्ड को भी देख रहा है, वर्ड याद भी कर रहा है, पिक्चर भी उसको दिखाई दे रही है, तो उसको जल्दी से वो याद होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, इसी स्टेज की हम बात कर रहे हैं। द चाइल्ड्स अर्लीस्ट यूज ऑफ सिम्बल्स इज एन प्रिटेंडिंग और मिमिंग। बच्चा जब बच्चों की धीरे धीरे जो पहली स्टेज होती है बच्चे की, जो बहुत ही अर्ली स्टेज होती है, बच्चे जो वर्ड सीखता है तो वो उसको नकल करता है, मिमिंग करता है, उसकी नकल करता है। वो आपने कुछ बोला, बच्चा फटाफट कैच कर लेगा। आपने कोई भी चीज़, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चे के सामने कोई हमें ऐसी गलत वर्डिंग यूज़ ना करें जिसको बच्चा कैच करे, क्योंकि बच्चा फिर, क्योंकि ये जो स्टेज है बड़ी एक्टिव स्टेज है और इस स्टेज में सीखा गया वर्ड बहुत ही लंबे टाइम तक बच्चों को याद रहता है, तो उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। Children who are not yet to able to talk with often use action symbols, pretending to drink from an empty cup or touching a comb to their hair। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चा जब बोल नहीं पाता है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में होता है, तो बच्चा जो है अपने एक्शन को परफॉर्म करता है, एक रिप्रेजेंट करके, कि जैसे आप सपोज करो उसको बोलना नहीं आता, वो बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है उसकी कि मुझे दूध पिला दो या मुझे दूध दे दो, तो वो खाली बोतल आपके सामने रख देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा जो है फीड मांग रहा है, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा जो है बहुत सारे वर्ड्स जो है सीखता है। लगभग ये बताया गया है एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि बिटवीन द एजेस ऑफ 2 and 4 मोस्ट चिल्ड्रन enlarge their vocabulary from about 200 to 2000 वर्ड्स। मतलब 200 से 2000 वर्ड तक बच्चा सीख जाता है, 2 से 4 साल का बच्चा, ठीक है। तो बहुत ही एक्टिव स्टेज ये मानी गई है वर्ड्स को याद करने की, ओके। तो आई थिंक यहीं तक सफिशेंट है इस वीडियो के अंदर। कल जो है मैं यहीं से ही आगे मैं आपको करवाऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, या फिर यहीं पर थोड़ा सा हम इसको ख़त्म कर लें, तो आई थिंक हमारी 2 स्टेज तो आई थिंक कंप्लीट हो ही जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि यहीं पर इसको हम ख़त्म कर देते हैं। हमारा सिलेबस भी काफ़ी पीछे चल रहा है, तो ठीक है, लेट्स ट्राई एंड डू इट। एज ए चाइल्ड मूव्स थ्रू द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जैसे चाइल्ड धीरे धीरे प्री ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करता है, द डेवलपिंग एबिलिटी टू थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट सिम्बॉलिक फॉर्म रिमेन्स समवट थिंकिंग इज वन डायरेक्शन ओनली। वो केवल एक ही डायरेक्शन में सोचता है। अब आप कहोगे सर ये एक डायरेक्शन में सोचना उसका क्या है, तो ये मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक ही एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, एक ही डायरेक्शन में वो सोचता है, तो ये थोड़ा सा मैं कंजर्वेशन जब एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में तब मैं आपको बताऊंगा। और यूजिंग वन वे लॉजिक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू थिंक बैकवर्ड। इस स्टेज में बच्चा जो है बैकवर्ड नहीं सीख पाता, ये वही वाली बात हो गई, रिवर्सिबल एक्शन नहीं है, बच्चा केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सीखेगा।
ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही सीखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे को आपने बता दिया कि 2+3 5 होता है, तो 3+2 क्या होता है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। बच्चा जो है नहीं बता पाएगा कि 2+3 अगर 5 है। बच्चे के लिए थोड़ा सा इस स्टेज में बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑपरेशन हो जाएगा 2+3। बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2+3 अगर 5 के बराबर है तो 3+2 क्या होगा, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया। बच्चा केवल एक ही डायरेक्शन में सोच पा रहा है कि भाई हाँ 2+3 5 होता है तो 5 होता है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो बच्चा जो है नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड जो है, थिंक बैकवर्ड इमेजिन करना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये जो रिवर्सिबल है, ये कंजर्वेशन के हिसाब से हम समझते हैं कि बच्चा वहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, रिवर्सिबल थिंकिंग इज इन्वॉल्व इन मैनी टास्क दैट आर डिफिकल्ट फॉर द ऑपरेशनल चाइल्ड, सच एज द कंजर्वेशन ऑफ मैटर का कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल, एक गिलास है और उस गिलास में जूस भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है, वाटर को दूसरे आपने गिलास में डाल दिया, तो आपको पता है कि जो मैटर है ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कंजर्व है, तो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। लेकिन बच्चा, अगर बच्चे के बारे में बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल दैट अमाउंट ऑफ समथिंग रिमेन्स द सेम, समथिंग रिमेन्स द सेम इवन इफ द अरेंजमेंट और अपीयरेंस इज चेंजेस, है ना। As long as nothing is added, nothing is taken away. You know that if you tear a piece of paper into several pieces, you will still have the same amount of paper. ठीक है, मतलब आपने एक पेपर को फाड़ दिया, मान लो 2 टुकड़े कर दिया आपने पेपर के, लेकिन उन 2 टुकड़ों को जब आप मिलाओगे तो पूरा एक पेपर बन जाएगा। वही उतने ही अमाउंट का पेपर बनेगा जितना अमाउंट फाड़ने से पहले था आपके पास। क्या कोई चेंजेस हुआ? हैव यू एडेड समथिंग और टेकन अवे? कुछ भी आपने ऐड नहीं किया, कुछ भी आपने माइनस नहीं किया। प्रॉपर्टी जो है वो कंजर्व रहेगी। अमाउंट ऑफ जो पेज है फाड़ने से पहले वो भी उतना ही होगा और फाड़ने के बाद भी उतना ही होगा। ये होता है कंजर्वेशन। ओके, टू प्रूव दिस, you know that you can reverse the process by taping the pieces बैक टुगेदर, मतलब आपने उसको टेप कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसको चलो देखते हैं। ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिफिकल्टी विद कंजर्वेशन इज फाउंड इन द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग प्याजेशियन टास्क होती है ये। ठीक है, एक 5 साल के बच्चे को ये करने के लिए दी। अब उस टास्क में उसको क्या दिया, ए शोन 2 आइडेंटिकल ग्लास, उसको ना 2 एक जैसे ग्लास को दिखाया गया, बोथ शॉर्ट एंड वाइड इन द शेप, दोनों ही छोटे ग्लास थे और शेप में थोड़े से वाइड थे। बोथ हैव एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ कलर्ड वाटर इन दैम, और दोनों के अंदर कलरफुल वाटर था। ठीक है, तो अब इंटरव्यूअर क्या पूछता है कि डज वन ग्लास हैव मोर वाटर और आर दे सेम? तो बच्चा कहता है यस सेम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको कि 2 ग्लास बच्चे को दिखाए गए, दोनों ही सेम हाइट के, सेम शेप के ग्लास थे। ग्लास बिल्कुल एकदम एक जैसे थे, आइडेंटिकल थे, दोनों में कलरफुल वाटर भरा हुआ था। तो किसी ने, टीचर ने पूछा कि क्या दोनों ग्लास के अंदर सेम अमाउंट का वाटर है? तो बच्चे ने कहा कि यस सेम अमाउंट है। ओके, द एक्सपेरिमेंटर देन पोर्स द वाटर फ्रॉम वन ऑफ द ग्लास इनटू ए टॉलर और नैरोर ग्लास। अब एक्सपेरिमेंटर ने उनमें से एक ग्लास को उठाया और एक तीसरे ग्लास के अंदर पानी को डाला। वो तीसरा ग्लास थोड़ा सा क्या था कि वो नैरो था। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्लास को अगर हम नैरो कर देते हैं तो ग्लास की जो हाइट है वो बढ़ जाती है। मान लो जो पहले 2 ग्लास थे वो तो ऐसे थे कि भाई दोनों एक जैसे हाइट के हैं। अब एक ही ग्लास को लिया गया, उसको थोड़ा सा नीचे से पतला किया गया, नैरो किया गया, तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। ग्लास की क्या बढ़ जाती है? हाइट। ठीक है, अब इंटरव्यूअर ने क्या किया कि उनमें से एक ग्लास उठाया जिसमें पानी भरा हुआ था और इसके अंदर पोर कर दिया। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इसके अंदर लेवल बढ़ जाएगा, वाटर तो फुल हो जाएगा लेकिन लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि लेवल इसलिए बढ़ेगा क्योंकि नीचे से थोड़ा पतला है, नैरो है, तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी, लेवल बढ़ जाएगा।
अब इंटरव्यूअर पूछता है डज वन ग्लास हैव मोर वाटर और आर दे सेम। तो अब बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि जो टॉलर गिलास है, मतलब जो ये वाला गिलास है, इसके अंदर पानी ज़्यादा है। तो अब ये तो हम समझते हैं कि पानी ज़्यादा कैसे हुआ, पानी तो पहले जो 2 गिलास में भरा हुआ था वो सेम था, फिर उसी गिलास के वाटर को उसने तीसरे गिलास में डाला कि जो थोड़ा सा नैरो है, हाइट में ज़्यादा है, लेकिन पानी तो उतना ही होगा उसके अंदर भी। हम तो जानते हैं दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लेकिन बच्चा जो है कन्फ्यूज़ है। बच्चा केवल यहाँ पे एक एस्पेक्ट को देख रहा है, वो क्या है, हाइट। आगे देखो बच्चा बताता है हाउ डू यू नो। बच्चे से पूछा जाता है आपको कैसे पता। तो बच्चा कहता है इट गोज अप मोर हेयर। बच्चा कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा हाइट गेन करता है, पॉइंट्स टू हायर लेवल और टॉलर क्लास। ठीक है, तो बच्चा केवल एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है, हाइट को देख रहा है, वो दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहा कि ये थोड़ा नैरो हो गया है। नैरो होने का मतलब हाइट इंक्रीज हो जाएगी। अब देयर आर 2 एस्पेक्ट, नैरोअर एंड देन हाइट। अब वो केवल एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बच्चा केवल एक ही डायरेक्शन में थिंक करेगा, एक ही डायरेक्शन में सोचेगा। ठीक है, बच्चे को थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी एट द सेम टाइम 2 एस्पेक्ट को कवर करने में। ओके, तो ये था कंजर्वेशन जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द चाइल्ड शोज ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी, इट्स द सेम वाटर बट नॉट एन अंडरस्टैंडिंग दैट अमाउंट्स आर आइडेंटिकल। Piaget's explanation of the child answer is that he is focusing or centering attention on the dimension of height। केवल वो हाइट को देख रहा है वहाँ पे। He has difficulty considering more than one aspect of the situation at the time or decentering। इसे हम decentering कहते हैं कि वो केवल एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहा है, एट द सेम टाइम वो दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो डिसेंटरिंग पे ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। The pre-operational child cannot understand the increased diameter compensate for decreased height because the would require taking into account 2 dimension at once। तो बच्चों इसे हम डिसेंटरिंग कहते हैं कि बच्चा केवल एक ही एस्पेक्ट की तरफ देखता है। ठीक है, तो ये था बच्चों दूसरी स्टेज, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल के बीच में चलती है। आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। आज मैंने आपको 2 स्टेजेस के बारे में बताया है और कुछ कीवर्ड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। बच्चों इन कीवर्ड्स के नोट्स बना ले और डेफिनेटली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज, जो कि मैं आपको कवर करा दूंगा एक ही वीडियो में, तो हमारी प्याजे की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इस स्टेज को हम बोलते हैं द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के बीच में चलती है। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा और ग्रो हो जाता है, मतलब एज कंपेरेटिवली सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चा जो है, फिर हम ये देखेंगे कि बच्चा जो है कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन कौन सी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।